एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करो जहाँ पर कानून का काम होना चाहिए कि वीक लोगों, कमज़ोर लोगों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, लेकिन कानून वो काम ना कर कर ऐसे गरीब, असहाय और कमज़ोर लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे, तो फिर वहाँ पर वो दुनिया कैसी होगी। ऐसा ही एग्जाम्पल, ऐसी ही दुनिया देखने को मिलती है हमें जॉन गॉल्सवर्दी की प्ले जस्टिस में। सो वेलकम टू लर्न विद पवन सर, वेयर वी सिंप्लीफाई इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जस्टिस, इसकी थीम्स के बारे में, जस्टिस के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में, और पूरी स्टोरी को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्ले के ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉन गॉल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस, पहली बार 1910 में परफॉर्म किया गया था, 1910 में ही पब्लिश हुआ था। एक बहुत ही हार्ड हिटिंग सोशल ड्रामा है। जॉन गॉल्सवर्दी जो लिखते हैं वो सामाजिक समस्याओं को उठाने का काम किया है अपने प्लेज में, अपने नॉवेल्स में। बहुत ही एस्टैब्लिश्ड राइटर हैं जॉन गॉल्सवर्दी। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग जस्टिस की। जस्टिस जो कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम की क्रूएलिटी और रिजिडिटी को एक्सपोज करता है। जॉन गॉल्सवर्दी के समय में ब्रिटिश जेलों की हालत बहुत ख़राब थी और वहाँ पर जो कैदी होते थे उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। न्यायिक समस्याएं भी आ रही थीं। तो जो समस्याएं होती हैं उस पर्टिकुलर एरा में राइटर्स भी उन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। तो इसी पर्पस से जॉन गॉल्सवर्दी ने जस्टिस प्ले को लिखा था। ये कहानी है विलियम फॉल्डर की। एक यंग क्लर्क है जो कि एक मोरल डिलेमा में फंसकर कानूनी अन्याय का शिकार हो जाता है। विलियम फॉल्डर इसका हीरो है इस प्ले का। एक मोरल डिलेमा में है, उसके सामने एक ऐसी स्थिति है कि वो क्या करे, है ना। तो ये प्ले इतना इम्पैक्टफुल था कि इसने इंग्लैंड में प्रिजन रिफॉर्म तक को इन्फ्लुएंस किया। यानी इस प्ले के बाद इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा काम हुआ जेलों में सुधार के लिए। तो चलिए अब हम देखेंगे मेजर थीम्स। मेजर थीम्स क्या हैं प्ले में। सबसे पहले तो ये प्ले बात करता है द इनजस्टिस ऑफ लीगल सिस्टम। ब्रिटिश लीगल सिस्टम में जो अन्याय चल रहा है इस प्ले में उसको भी उजागर किया गया। कानून का मकसद जस्टिस देना होता है, लेकिन ये प्ले दिखाता है कि लॉ सिर्फ कोल्ड और रिजिड रूल्स पर चलता है। इस प्ले में इस बात पर जोर दिया गया है कि कानून का जो उद्देश्य होना चाहिए वो न्याय देना ही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रूल्स पर रिजिड तरीके से अगर आप लगे रहेंगे तो फिर वो चीज़ें एक तरीके से अन्याय ही हो जाता है। फॉल्डर जैसे लोगों के लिए कानून सिंपैथी नहीं दिखाता, सिर्फ सज़ा देता है ना। इस प्ले में बात की गई है ख़ास तौर पर कि जो कानून है कमज़ोर लोगों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ रूल्स के हिसाब से काम होते हैं, उन पर बिल्कुल सिंपैथी नहीं दिखाता है। जबकि एक दूसरा तबका होता है उसके लिए कानून अलग ढंग से काम करता है। दूसरा थीम इसमें देखने को मिलेगा कि सोसाइटी का क्या रोल है। सोसाइटी एकदम इनडिफरेंट है। समाज उन लोगों की परवाह नहीं करता जो मुसीबत में होते हैं। फॉल्डर के एम्प्लॉयर जिन्होंने फॉल्डर को नौकरी पर रखा है, प्रिजन सिस्टम उसे एक इंसान की तरह नहीं देखता है, सिर्फ एक केस की तरह देखते हैं कि ऐसे बहुत से केस आते रहते हैं, ऐसे ही एक फॉल्डर का केस है। अगला जो थीम इसमें देखने को मिलता है रोल ऑफ फेट एंड डिटर्मिनिज्म। क्या इंसान खुद अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से, या समाज उसे फोर्सफुली एक बंधी बंधाई राह पर धकेल देता है। फॉल्डर एक अच्छा इंसान होते हुए भी सिस्टम की रिजिडिटी से बच नहीं पाता है। अगला थीम इसमें मिलेगा हिपोक्रेसी ऑफ मोरालिटी। समाज हाई मोरल वैल्यूज की बात करता है,
लेकिन असल में ये वैल्यूज सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए काम करते हैं। जो लोग कमज़ोर हैं उनके लिए सिंपैथी नहीं बल्कि सिर्फ कठोर कानून हैं। ये बात भी समझ में आती है इस प्ले को रीड करने के बाद, सुनने के बाद। नेक्स्ट हमें बात करनी चाहिए कैरेक्टर्स की। कैरेक्टर्स में सबसे पहले विलियम फॉल्डर, जो कि इस प्ले का हीरो है, जो कि सोशल इनजस्टिस का शिकार हुआ है। एक सॉफ्ट स्पोकन, ऑनेस्ट और यंग क्लर्क है। 23 एज है इसकी। डेस्परेशन में एक चेक फॉर्ज कर देता है, लेकिन इसकी सज़ा उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। एक्चुअली जो फॉल्डर है, जो इस प्ले का दूसरा कैरेक्टर है, जो जिसका नाम रूथ हनीवेल है। रूथ हनीवेल एक महिला है जो कि एक गलत मैरिज में, अब्यूजिव मैरिज में फंसी हुई है। फॉल्डर से हेल्प की मांग करती है। ये फॉल्डर से प्रेम भी करती है और फॉल्डर भी इसे चाहता है और वो इसकी हेल्प करना चाहता है। एक्चुअली क्या है कि जो रूथ हनीवेल है, इसका हस्बैंड शराबी है और वो इसे शराब पी करके डेली पीटता है। तो फॉल्डर जो है इसकी मदद करना चाहता है। ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो रूथ हनीवेल का जो कैरेक्टर है वो दिखाता है कि उस समय महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी, है ना। तो दो कैरेक्टर हैं, एक जो आपका विलियम फॉल्डर है, सबसे इम्पोर्टेंट हीरो है इस प्ले का। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें आता है रॉबर्ट कोक्सन। रॉबर्ट कोक्सन एक सीनियर क्लर्क है। जिस ऑफिस में विलियम फॉल्डर काम करता है, तो विलियम फॉल्डर जूनियर है, उसी ऑफिस में एक सीनियर क्लर्क है जिसका नाम है रॉबर्ट कोक्सन। रॉबर्ट कोक्सन सीनियर है, इस पर थोड़ी सी दया भी आती है। शुरुआत में रॉबर्ट कोक्सन का रोल रहता है, लेकिन बाद में रॉबर्ट कोक्सन को फॉल्डर पर दया आती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। नेक्स्ट कैरेक्टर्स हैं जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ। जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ ये दोनों लॉ फर्म के मालिक हैं। जो लॉ फर्म है, लॉ फर्म में ही ये दोनों काम कर रहे हैं, विलियम फॉल्डर और उसका सीनियर रॉबर्ट कोक्सन। इस लॉ फर्म के मालिक हैं जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ। और इन लोगों को क्या है कि सिर्फ लीगल करेक्टनेस की परवाह है। लीगली आप सही होने चाहिए, इंसानियत से इन्हें कोई मतलब नहीं है ना। जिसमें जेम्स हाउ ज़्यादा खतरनाक है, वॉल्टर हाउ थोड़ा सा इसका बिहेवियर अलग मिलता है जब नॉवल पढ़ते हैं, जब इस प्ले को पढ़ेंगे तो। हेक्टर फ्रोम, हेक्टर फ्रोम अगला कैरेक्टर है जो कि डिफेंस लॉयर है। ये फॉल्डर का पक्ष रखता है कोर्ट में। फॉल्डर का वकील है जो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम के सामने हार जाता है। अगला कैरेक्टर है जज। जज लॉ का एक सख्त, कठोर और गैर संवेदनशील सिंबल है, यानी जज एकदम संवेदनाहीन है। अब हम बात करेंगे इसकी डिटेल्ड समरी समझने के लिए, एक्ट वाइज समरी समझेंगे। पहले एक्ट में क्या होता है? पहले एक्ट में फॉल्डर से कुछ क्राइम होता है और उसे अरेस्ट किया जाता है। प्ले की शुरुआत होती है जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ की लॉ फर्म में, यानी ऑफिस में है। विलियम फॉल्डर क्या करता है कि एक चेक को फॉर्ज कर देता है, और इसकी वजह क्या है कि इसके पास पैसा नहीं है, और ये उस औरत जो कि इसकी बिलव्ड भी है, रूथ हनीवेल, उसकी मदद करना चाहता है, उससे प्रेम करता है, और वो अपने पति, शराबी पति से बहुत तंग है, बहुत परेशान है। ये दोनों भाग जाना चाहते हैं और अपनी एक नई लाइफ शुरू करना चाहते हैं। तो इसलिए पैसों की ज़रूरत के लिए विलियम फॉल्डर एक चेक को फॉर्ज कर देता है, मीन्स उसमें जालसाजी कर देता है। वो चेक 9 पाउंड की होती है और ये आपका विलियम फॉल्डर उसे बदल कर 90 पाउंड कर देता है। ठीक है, कॉक्सन को ये फॉर्जरी पता चल जाती है, और जेम्स हाउ, वॉल्टर हाउ जो कि एकदम लीगल करेक्टनेस के सिंबल हैं, ये इन्हें कानूनी तौर पे सही होना चाहिए। इन्हें लगता है कि इसने क्राइम किया है, और वो उससे पुलिस को बुला करके विलियम फॉल्डर को अरेस्ट करा देते हैं। फॉल्डर गिड़गिड़ाता है, लेकिन कानून इमोशंस को नहीं मानता। अब हम बात करेंगे सेकेंड एक्ट की। सेकेंड एक्ट कोर्ट रूम का सीन है।
ट्रायल चल रही है। तो फॉल्डर पर ट्रायल चल रहा है। फॉल्डर का वकील, जिसका नाम हेक्टर फ्रोम है, वो आर्ग्यू करता है कि उसने ये क्राइम किसी पर्सनल फ़ायदे के लिए, किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं किया है। लेकिन प्रोसिक्यूटर और जज, प्रोसिक्यूटर का मतलब जो जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ के जो वकील है, जिसका नाम है क्लीबर, है ना, उस कैरेक्टर को यहाँ पे नहीं दिखाया है, केवल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात की है। तो जो लॉ फर्म की साइड से, यानी फॉल्डर का विपक्षी वकील है जिसका नाम है क्लीबर, वह और जज उसकी भावनाओं को नहीं समझते और फॉल्डर को 3 साल की सख्त सज़ा सुनाई दी जाती है और उसमें इसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आगे अगला जो सीन है वो प्रिजन में इसकी लाइफ कैसी है उसे बताता है। तो एक्ट 3 को समझेंगे, लाइफ इन प्रिजन। ये लाइफ, प्रिजन की लाइफ में फॉल्डर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉल्डर को अकेली सेल में रख दिया जाता है, अकेले कोठरी में रख दिया जाता है और वहाँ उससे बहुत मेहनत करने को मजबूर कर दिया जाता है। फॉल्डर को जेल में किसी से बोलने की आज़ादी नहीं है और जेल में ये दिखाया गया कि जेल का काम होता है जो प्रिजनर्स हैं उन्हें सुधारने का, लेकिन जेल उन प्रिजनर्स को एकदम डिस्ट्रॉय कर देती है, ख़त्म कर देती है। प्रिजन उसे पूरी तरह तोड़ देता है। फॉल्डर को जेलों का काम होता है, ये सुधार गृह होते हैं, इनका उद्देश्य होता है जो कैदी हैं उनके व्यवहार में सुधार लाएं, जिससे कि जो एक्ट जिसकी वजह से वो जेल में पहुँचे वो काम दोबारा ना करें। लेकिन जेल का काम, ये सुधारने वाला काम जेल बिल्कुल नहीं करता है। प्रिजन बिल्कुल बर्बाद कर देता है उस कैदी को। एक्ट 4 में क्या होता है, फॉल्डर रिलीज होता है। फॉल्डर जब रिहा हो जाता है, एक शर्त रख दी जाती है कि समय समय पर आकर के तुम्हें अपनी रिपोर्ट देनी होगी कोर्ट को, है ना। तो रिहा हो जाता है, लेकिन ये अभी जेल से बाहर आया है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अब और भी मुश्किल हो जाती है। अब इसे दोबारा नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। समाज इसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। जब किसी एक पर किसी गैर कानूनी काम का एक मुहर लग जाती है, उसे कोई आदमी बेईमान ठहरा दिया जाता है, तो फिर क्या है, फिर तो वो बेईमान ही माना जाएगा ना। इस तरीके से जब ये रिहा हो जाता है, उसके बाद की जीवन, बाद का लाइफ इसका और भी मुश्किल हो जाती है। एक बार जेम्स कोक्सन कोशिश करता है कि इनकी एक बार मीटिंग हो जाए। जेम्स हाउ और वॉल्टर हाउ से दोबारा नौकरी करने के लिए आग्रह भी करती है, रूथ हनीबिल भी आग्रह करती है। तो ये क्या होता है, वो दोनों भी इसे नौकरी देने से मना कर देते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है, एक डिटेक्टिव, एक जासूस आता है, क्योंकि विलियम फॉल्डर जब से भी जेल से रिहा हुआ ये दोबारा रिपोर्ट करने वहाँ नहीं गया है ना। तो एक डिटेक्टिव होता है, वो इसका पीछा कर रहा होता है, वो इसे ढूंढ लेता है तो उसे दोबारा ले जा रहे होते हैं। रूथ भी कोई मदद नहीं कर पाती है। जेम्स हाउ, वॉल्टर हाउ भी एकदम, इनका भी एक तरीके से कोल्ड बिहेवियर ही रहता है, हालांकि पहले जैसा इनका बिहेवियर नहीं है। तो समाज से पूरे तरह से रिजेक्शन है और विलियम फॉल्डर पूरी तरह से बहुत ही निराश है। कोई भी इस पर ट्रस्ट नहीं करता है, एकदम अकेला और असहाय महसूस करता है विलियम फॉल्डर। बिना जॉब के कोई फ्यूचर इसे नहीं दिखाई देता, कोई होप नहीं दिखाई देता है। तो ये सोचता है फिर से जेल में जाकर क्या करेंगे, और ये जहाँ पर होता है उस रूम से भागता है और खिड़की से कूद जाता है नीचे और ख़त्म हो जाता है। इसकी लाइफ का अंत हो जाता है। एक तरीके से ये सुसाइड ही है, आत्महत्या कर लेता है अपनी ज़िंदगी से निराश होकर के। इवन टुडे जस्टिस हमें ये सोचने पे मजबूर करता है, जस्टिस जो प्ले है हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या लीगल सिस्टम सच में सही से काम कर रहा है, क्या लॉ को इंसान के हालात को भी समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए। जॉन गॉल्सवर्दी ने इस प्ले के माध्यम से हमें दिखाया, जब कानून में दया नहीं होती है तो जस्टिस भी एक तरीके का इनजस्टिस बन जाता है। तो कहीं पर से विलियम फॉल्डर को कोई राहत नहीं दी गई और इस तरीके से उसकी एक तरीके से ट्रेजिक
एंड हो गई, जिसमें इसका अपना पर्सनल मोटिव बहुत ज़्यादा नहीं था, वो किसी असहाय की मदद करने के लिए उसने सारा काम किया था। ठीक है, तो ये प्ले जस्टिस यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपके टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन में हेल्पफुल रही तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही और भी आसान एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहें लर्न विद पवन सर के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।